हाय एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री नॉलेज बाय ज्योति। गाइस, आज हम बीएससी सेमेस्टर फर्स्ट का एक टॉपिक बोर्न-हाबर चक्र या बोर्न-हाबर साइकिल के बारे में पढ़ने वाले हैं। गाइस, हमारा जो टॉपिक चल रहा था आयनिक यौगिक को लेकर, उन्हीं में से एक पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। मैंने इससे जस्ट पहले वाली कक्षा में जालक ऊर्जा के बारे में देखा है और मैंने उस क्लास में आपको बताया था कि जालक ऊर्जा की गणना हम बोर्न-हाबर चक्र के द्वारा कर सकते हैं। तो गाइस, अब हम देखेंगे कि बोर्न-हाबर चक्र क्या होता है और किस प्रकार से यहाँ से जालक ऊर्जा की गणना की जा सकती है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिएगा। यह चक्र किसी आयनिक यौगिक के जालक ऊर्जा, तत्वों के आयनन विभव, इलेक्ट्रॉन बंधुता, वाष्पन तथा वियोजन ऊर्जा में संबंध बनाने वाला एक चक्र होता है। इसकी सहायता से किसी आयनिक क्रिस्टल की जालक ऊर्जा की गणना आसानी से की जा सकती है। गाइस, इसमें आपको बताया गया है कि आप कई प्रकार की जो ऊर्जाएं होती हैं उन सभी ऊर्जाओं को एक साथ लेकर वहां से आप जालक ऊर्जा का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। गाइस, एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ से देखने वाले हैं काल्पनिक पदों द्वारा NaCl की संभवन ऊष्मा की गणना करना। गाइस, हम यहाँ पे बात करेंगे NaCl की। NaCl से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने एक नया वर्ड यूज़ किया है, संभवन ऊष्मा। तो पहले हम देखेंगे कि संभवन ऊष्मा क्या होती है। ये देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से जालक ऊर्जा का मान निकाल सकते हैं। तो देखिएगा, NaCl के एक मोल का अपने तत्वों से बनने में होने वाली संपूर्ण ऊर्जा परिवर्तन को ही आयनिक यौगिक की संभवन ऊष्मा कहते हैं। मीन्स जब आप NaCl को उसके आयनों में लेकर जाओगे तो उस पूरे प्रोसेस में, या फिर NaCl का निर्माण जब आप करोगे तो उस पूरे प्रोसेस में जो ऊर्जा काम में आने वाली है उस संपूर्ण ऊर्जा को ही हम क्या कहते हैं, संभवन ऊष्मा कहते हैं। गाइस, इसे हम डिटेल में देखेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा कि किस किस प्रकार की ऊर्जा हमें यहाँ पे काम में लेनी है और किस प्रकार से इन ऊर्जाओं का योगदान यहाँ पर रहता है। सबसे पहले तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सोडियम जो है वो सॉलिड स्टेट में है और यहाँ पे क्लोरीन जो है वो गैसियस स्टेट में है, और इन दोनों को मिलाकर हम यहाँ पर जब NaCl सॉलिड स्टेट में बनाते हैं तब जो ऊर्जा यहाँ पर मुक्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, ओवरऑल संभवन ऊष्मा कहते हैं। इसके कुछ स्टेप्स हैं जो नीचे दिखाए गए हैं, उनको आप देखेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम इसे समझने वाले हैं। सबसे पहला स्टेप होगा सोडियम परमाणुओं का निर्माण। गाइस, हमें पता है सोडियम धातु होती है। अब सोडियम धातु अकेला एक परमाणु तो एग्जिस्ट करता नहीं है, बहुत सारे सोडियम धातु के परमाणु एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, और यदि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो हमें एक सिंगल सोडियम का एटम निकालना होगा। उस एटम को निकालने के लिए हम क्या करने वाले हैं, उसे वाष्प अवस्था में लेकर आएंगे, मीन्स उसे गैसियस स्टेट में लेकर आने वाले हैं। और उसे यदि गैसियस स्टेट में लाना है तो हमें जो ऊर्जा देनी पड़ती है उसे ऊर्ध्वपातन ऊर्जा कहा जाता है। सिंपल लैंग्वेज में आप लोग देख लेना, सोडियम धातु में परमाणु एक दूसरे से बंधे होते हैं, उन्हें अलग करने के लिए वाष्प अवस्था में लाया जाता है और इसके लिए उसे ऊर्ध्वपातन ऊर्जा दी जाती है। ऊर्ध्वपातन ऊर्जा को सब्लिमेशन एनर्जी भी कहते हैं, इसीलिए इसे एस से डिनोट किया जाता है। तो गाइज, यहाँ पे हमने सिंपल सोडियम लिया है। ये सोडियम हमने सॉलिड दिखाने का मतलब ये हो गया कि हम यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि जो रियल में एग्जिस्ट करता है उस वाली फॉर्म में हमने यहाँ पर लिया है। फिर हमने क्या किया, इसे ऊर्ध्वपातन ऊष्मा दी है, जिससे क्या होने वाला है, ये सोडियम क्या करने वाला है, गैसियस स्टेट में चेंज होने वाला है। गाइस, ऊर्ध्वपातन का मतलब आप लोग समझते होंगे कि सॉलिड स्टेट से बिना लिक्विड बनाए जब डायरेक्ट गैसियस स्टेट में ले जाया जाता है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। तो हम भी यहाँ से क्या कर रहे हैं, सॉलिड से गैसियस स्टेट में चेंज कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे जो ऊर्जा देंगे हम उसे ऊर्ध्वपातन ऊर्जा कह रहे हैं। तो गाइस, यहाँ से किस में चेंज हो गया है, गैसियस स्टेट में आ गया है। अब हम देखेंगे कि यदि हमें NaCl बनाना है तो वो किस में होना चाहिए, आयंस की फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, ये जो हमारे पास सोडियम था उसे आयनों में चेंज करेंगे और उसे आयनित करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है उसे आयनन ऊर्जा कहा जाता है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी आप उसे कह सकते हैं, इसीलिए यहाँ इसे आई से डिनोट किया जाता है। तो गाइस, यहाँ पे देखना, ये आपने सोडियम लिया है गैसियस स्टेट में, ये हमने यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी दी है। ये एनर्जी जैसे ही हम देंगे तो इस एनर्जी का काम क्या होता है
कि सोडियम के जो अंतिम कोष में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उस इलेक्ट्रॉन को ये बाहर निकाल देता है। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई और इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है तो हम उसे पॉजिटिव से दिखा सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है Na+ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारी जो ऊर्जा थी वो कौन सी ऊर्जा है, आयनन ऊर्जा रहने वाली है। 2 स्टेप्स हमने कंप्लीट करे हैं। अब हम नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे थर्ड हमारे पास है क्लोरीन परमाणुओं का निर्माण। देखना गाइस, क्लोरीन परमाणु जो हैं वो कभी भी परमाणु की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। क्लोरीन हमेशा गैसीय अणु के रूप में पाई जाती है। तो क्लोरीन यदि हमें गैसीय अणु के रूप में मिलेगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, उससे अणु के रूप में है तो उसे परमाणु बनाना पड़ेगा और इसे परमाणु में तोड़ने के लिए जो भी हमारे पास अणु रहता है उसे हम क्या करेंगे, वियोजन ऊर्जा देंगे। जैसे ही हम वियोजन ऊर्जा देते हैं तो जो Cl2 था, Cl के बीच में यहाँ पे बंध बना हुआ था, वो बॉन्ड ब्रेक करेगा और ब्रेक करके सिंगल हम यहाँ पे क्या बना लेते हैं, क्लोरीन बना लेते हैं। गाइस, क्लोरीन गैसियस अवस्था में ही होती है तो उसे वापस से गैस में चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से ही गैसीय अवस्था में एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया है, इसे ब्रेक कर लिया है। यहाँ पे हमने हाफ मोल लिया था, इसीलिए हमने जो डिसोसिएशन एनर्जी दी है, मीन्स वियोजन ऊर्जा दी है, उसका हमने यहाँ पे हाफ लिखा है। तो गाइज ये यहाँ पे क्या हो गया है, सिंपल वियोजन ऊर्जा हो गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्लोराइड आयनों का निर्माण। मीन्स अब हमें इस क्लोरीन को भी क्या करना है, आयन की फॉर्म में लेकर आना है। जब हम इसे आयन की फॉर्म में लेकर आते हैं, मीन्स हम क्या करते हैं, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दिया जाता है। गाइस, इतना आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे कि कब इलेक्ट्रॉन निकलेगा और कब दिया जाएगा, ये किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के आधार पर अष्टक नियम को ध्यान में रखते हुए अंतिम कोष में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी के अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है और कौन ग्रहण करने वाला है। जैसे हमने सोडियम से इलेक्ट्रॉन डोनेट करवाया था, अभी हम क्लोराइड का आयन बनाने के लिए क्या करते हैं, इसे इलेक्ट्रॉन देंगे। इसे इलेक्ट्रॉन जब दिया जाता है तो अंतिम कोष में इसके इलेक्ट्रॉन जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन जाएगा तो इलेक्ट्रॉन इससे आकर्षण से जुड़ेगा और आकर्षण से जुड़ता है तो यहाँ पे एक प्रकार की ऊर्जा मुक्त होती है जिसे इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी कहते हैं, इसीलिए हमने इससे किससे दिखाया है, ई से दिखाया है। तो ये हमारे पास क्या हो गया है, Cl- की फॉर्म में आ गया। अब हम देखेंगे कि हमारे पास Na+ आयन भी बन गया है और दूसरा हमारे पास Cl- आयन भी बन गया है। तो Na+ और Cl- दोनों प्रकार के आयन हैं, तो दोनों ऑपोजिट आयन हैं और ऑपोजिट आयन है तो दोनों में अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन होने की वजह से क्या हो सकता है, यहाँ पे एक सॉलिड क्रिस्टल का निर्माण हो सकता है। तो यहाँ पे देखना क्या लिखा गया है, गैसीय Na+ तथा Cl- एक दूसरे से आकर्षित होकर ठोस क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। इसमें जालक ऊर्जा U मुक्त होगी। जब हम यहाँ से इस क्रिस्टल का निर्माण करेंगे सॉलिड स्टेट में तो यहाँ से जालक ऊर्जा मुक्त होती है। ये तो हमने पहले जब जालक ऊर्जा के बारे में पढ़ा था तब भी देखा था। जब आप Na+ से और Cl- से NaCl बनाते हैं तो वहाँ से जालक ऊर्जा मुक्त होती है। ये हमने यहाँ पे दिखाया जालक ऊर्जा को U से। गाइस, अब आप क्या बोल सकते हैं, एक नियम होता है हेंस का नियम। हेंस के नियम के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं कि जो हम संभवन ऊष्मा की बात कर रहे थे तो संभवन ऊर्जा को आप क्या कर सकते हैं, जितनी भी ऊर्जाएं हमने यहाँ पर काम में ली हैं उन सब का टोटल हम यहाँ पे लिख सकते हैं। गाइस, इसमें कंफ्यूजन थोड़ा सा ये आएगा कि कब हम पॉजिटिव और कब हम नेगेटिव साइन का यूज़ करेंगे। तो इसके लिए मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी किसी को ऊर्जा दी जाती है, जब भी किसी को ऊर्जा दी जाएगी तब हम उस ऊर्जा के साइन को दिखाते हैं पॉजिटिव से। जैसे यहाँ पे हमने ऊर्ध्वपातन ऊर्जा दी थी तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव दिखाया, यहाँ पे हमने आयनन ऊर्जा दी थी तो हमने यहाँ पे क्या दिखाया, पॉजिटिव दिखाया, और यहाँ पे जब हमने वियोजन ऊर्जा दी थी तो भी हमने क्या दिखाया है, पॉजिटिव साइन यहाँ पे दिखाया है। लेकिन यहाँ पे देखना, इलेक्ट्रॉन बंधुता में हमारे पास ऊर्जा मुक्त हुई है, मीन्स हमें ऊर्जा मिली है, अभिक्रिया होने के बाद ऊर्जा मुक्त होती है तो उसे नेगेटिव साइन के द्वारा दिखाया जाता है। सेम वैसे ही यहाँ से जालक ऊर्जा भी मुक्त हुई है, इसीलिए इस जालक ऊर्जा को भी किससे दिखाया गया है, नेगेटिव साइन से दिखाया गया है। तो इन साइन के साथ में ही हम यहाँ पे हेस के नियम के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जितनी भी ऊर्जाएं मुक्त हुई हैं, जितनी भी ऊर्जाएं हमारे द्वारा दी गई हैं, उन सारी ऊर्जाओं के टोटल किसके इक्वल रहने वाला है, संभवन ऊर्जा के इक्वल रहने वाला है।
तो गाइस यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास जितनी भी एनर्जी की टर्म्स आई हैं इनमें से कोई भी एक एनर्जी ना दी गई हो और बाकी कोई भी एनर्जी, बाकी सारी एनर्जी दी गई हो तो आप उसी टर्म को यहाँ से निकाल सकते हैं। जैसे हमें तो क्या करनी थी, जालक ऊर्जा की गणना करनी थी, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इन बाकी सबको एक साइड लेंगे और U को एक साइड लेकर हम यहाँ से जालक ऊर्जा की गणना आसानी से कर सकते हैं। इनमें से आप यहाँ से ऊर्ध्वपातन ऊर्जा की गणना कर सकते हैं, आयनन ऊर्जा की गणना कर सकते हैं, वियोजन ऊर्जा कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता और जालक ऊर्जा, इनमें से किसी भी स्टेप में आप इनकी किसी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कंडीशन क्या है कि बाकी सब की एनर्जी आपको पता होनी चाहिए, तभी आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। गाइस यदि सोडियम के केस में बात करी जाए, सोडियम क्लोराइड के केस में, तो मैंने यहाँ पे ये वैल्यूज जो है वो एक्सपेरिमेंटल होती हैं, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दी हैं कि क्या क्या वैल्यूज़ हमारे पास होने वाली हैं। ये वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं, इन सब वैल्यूज़ को आप यूज़ करते हुए यहाँ से क्या कर सकते हैं, संभवन ऊष्मा का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। और यहाँ पे इसकी यूनिट किस में ली गई है, किलोजूल पर मोल में ली गई है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से बॉर्न हार्बर चक्र को समझ सकते हैं। गाइस ये तो मैंने आपको थ्योरी की फॉर्म में दिखाया है कि आप कैसे कैसे बॉर्न हार्बर चक्र के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं, कैसे आप उसे समझ सकते हैं। अब मैं थोड़ा आपको शॉर्ट में दिखाती हूँ कि शॉर्ट टाइप से आप बॉर्न हार्बर चक्र को किस प्रकार से समझ पाएंगे। गाइस थोड़ा सा समझने का कोशिश करना कि यहाँ पे हमने जो स्टार्टिंग में सोडियम लिया है वो उस फॉर्म में लिया है जो एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करता है। क्लोरीन को भी उसी फॉर्म में लिया है, क्लोरीन हमेशा गैसियस फॉर्म में होती है और सोडियम जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है। यहाँ पे आप क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस सोडियम को ही पकड़ते हैं। सोडियम सॉलिड स्टेट में था, अदर परमाणुओं के साथ में जुड़ा हुआ था, तो हम इसे सिंगल एटम में चेंज करना है तो इसे गैसियस स्टेट में लेना पड़ेगा, क्योंकि सॉलिड में सिंगल में वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे ऊर्ध्वपातन ऊष्मा देंगे। ऊर्ध्वपातन ऊर्जा जैसे ही दी जाती है तो सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो गया, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, सोडियम जो गैसियस स्टेट में हमें मिला है उसका हमें आयन बनाना है। और गाइस आपको पता होगा कि सोडियम के अंतिम कोष में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। और बाहर निकालेंगे तो उसका अष्टक नियम पूरा हो सकता है, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलवाते हैं। तो Na+ की फॉर्म में ही सोडियम सही तरीके से एग्जिस्ट करता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं Na+ गैसियस स्टेट में हमारे पास है और ½ गैसियस स्टेट में एज इट इज चल रहा है। अभी तक हमने इसके साथ में कोई भी चेंजमेंट नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, इसको वियोजन ऊर्जा देंगे। जैसे ही वियोजन ऊर्जा देते हैं तो क्लोरीन जो हमारे पास अणु की फॉर्म में थी वो किस फॉर्म में आया है, एक सिंगल परमाणु की फॉर्म में आ गया है। ये जो हमारे पास क्लोरीन गैस बन गया है, अब हम क्या करवा सकते हैं, इसे ये वाला इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। जैसे ही ये क्लोरीन यहाँ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, करते ही क्या होता है, ये Cl- की फॉर्म में आ गया, क्लोराइड आयन की फॉर्म में। और जैसे ही क्लोराइड आयन की फॉर्म में आया है तो यहाँ से एक एनर्जी रिलीज हुई है और वो एनर्जी है हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। नेक्स्ट आप देखेंगे कि नेक्स्ट आपको क्या करना है, एक पॉजिटिव आयन आपके पास है, एक नेगेटिव आयन आपके पास है। और जब पॉजिटिव और नेगेटिव ऑपोजिट आयन्स एक दूसरे के पास होते हैं तो उनमें अट्रैक्शन होगा, आकर्षण होगा। और आकर्षण होने की वजह से यहाँ से एक सॉलिड NaCl क्रिस्टल का निर्माण हो जाता है। जब सॉलिड NaCl क्रिस्टल का निर्माण होता है तो यहाँ से जो ऊर्जा रिलीज होती है उस ऊर्जा को जालक ऊर्जा या लैटिस एनर्जी कहा जाता है। तो गाइस ये जो पूरी इस स्टेप से यहाँ से और यहाँ तक जो बना है, इस पूरी स्टेप में जो एनर्जी रिलीज हुई थी या फिर जो एनर्जी की टर्म्स हमने यूज़ कर रहे हैं वो कौन सी होती है, संभवन ऊर्जा। और हेंस के नियम के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू किसके इक्वल निकालेंगे, जितनी भी ऊर्जाएं हमने काम में ली हैं। जो ऊर्जाएं हमने दी हैं उनको हम पॉजिटिव साइन से दिखा देंगे और जो ऊर्जाएं हमारे पास मुक्त हुई हैं उन्हें हम नेगेटिव साइन से दिखा देंगे। और इस प्रकार से आप यहाँ पे ये वाली वैल्यू यूज कर सकते हैं। इसमें से आप किसी भी एक के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं। इनमें से जो भी वैल्यूज दी गई होगी, किसी एक की नहीं दी गई होगी, वो यदि आपसे पूछी जाती है तो वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। बाकी आपके एग्जाम में इतना जटिल क्वेश्चन नहीं बनता है, सिंपल आपसे यही पूछेगा कि NaCl के लिए बॉर्न हार्बर चक्र आप कैसे बना सकते हैं, बॉर्न हार्बर चक्र क्या होगा, तो उसे आप इस वीडियो से अच्छे से कवर अप कर सकते हैं। आई होप गाइज आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि ये टॉपिक अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। Thank you so much for watching.